Assalamu alaikum. My name is Ramsha Haroon. My roll number is BP 1650183. My profession is fifth year morning. My course number is PHT 705 and my topic is drug flucytosine. So basically flucytosine जो है वो एक ड्रग है जिसमें जो है पैरामाइडिन स्ट्रक्चर की होती है ड्रग, जिसके फिफ्थ पोजीशन पे जो है फ्लोरीन होता है. डेट वाई इट्स आल्सो नोन एज 5FC. यूजली जो है फ्लूसाइटोसिन जो है वो एम्फोटेरिसिन बी के साथ दिया जाता है, क्योंकि फ्लूसाइटोसिन जो है वो अकेले बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, इसलिए फ्लूसाइटोसिन को जो है यूजली कॉम्बिनेशन में दिया जाता है. और यूजली हम कॉम्बिनेशन के तौर पर एम्फोटेरिसिन बी यूज करते हैं. इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है. और अगर जो है वो हम इसे अकेले दें तो इसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो है बॉडी में एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है. ठीक है. इसके अलावा जो फ्लूसाइटोसिन जो यूज होता है वो ट्रीटमेंट के लिए वो इन्फेक्शियस डिजीज और फंगल डिजीज के लिए यूज होता है, लेकिन इसका जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है. मींस कि ये जो है वो हर फंगस या इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट ट्रीट नहीं किया जा सकता. इसका एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है जिसके स्पेसिफिक डिजीज है, स्पेसिफिक फंगस है जिनके जो है अगेंस्ट ट्रीटमेंट में यूज होता है. फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस जो है जो कॉज हो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्म्स या पे कैनिडा एल्बिकेंस की. ठीक है. उसके अलावा जो है ये फ्लूसाइटोसिन है, ये कैप्सूल फॉर्म में है. इसके अलावा ये सिरप और आईवी फॉर्म में भी दी जाती है, सिरप फॉर्म में भी दी जाती है, टैबलेट्स फॉर्म में भी दी जाती है, जो हम फर्दर जब हम डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर चार्ट में देखेंगे. Okay, indication. Flucytosine is primarily indicated in the condition like candidiasis, cryptococcus, meningitis, or obsessive compulsive disorder, tolopsis, and also be given in adjunctive therapy as an alternative drug of choice in osteoporosis in men, suppression of supraventricular tachycardia and ventricular arrhythmias. फ्लूसाइटोसिन जिन कंडीशन में दिया जाता है, यहाँ पे स्पेसिफिक उनका नाम मेंशन किया गया है, जैसे कैनिडियोसिस, क्रिप्टोकोकस, मेनिंजाइटिस, ये सब जो है वो ट्रोलोप्सिस, ये सब जो है वो फंगल स्पीशीज की वजह से जो है वो ये डिजीज कॉज होते हैं. और ट्रोलोप्सिस इज कॉज्ड बाय कैनिडा ग्लैब्राटा. इसके अलावा जो है ये ओसीडी द मेंटल डिसऑर्डर, इसमें भी जो है वो हम फ्लूसाइटोसिन जो है वो यूज करते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो है वो अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पे यूज होता है. बेसिकली फ्लूसाइटोसिन यूज नहीं होता है ऑस्टियोपोरोसिस मैन में या पे जो है वो टाइकार्डिया में जब सप्रेशन हो रही हो सुप्रावेंट्रिकुलर वेव में या एथीमिया में. लेकिन अगर जो ड्रग हम दे रहे हैं उसकी रिलीज बॉडी में वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है या बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दे रहा है या फिर वो अफेक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, तो हम जो है फ्लूसाइटोसिन भी यूज कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिव चॉइस होती है ये. ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो फ्लूसाइटोसिन जो है बेसिकली इसका मैकेनिज्म एक्शन जो है आई एक्चुअली टेल यू बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो जस्ट सी दिस. ओके, मैंने पहले ही बताया था फ्लूसाइटोसिन एक पैरामाइडिन स्ट्रक्चर है. तो ये रहा वो पैरामाइडिन स्ट्रक्चर. इसकी फिफ्थ पोजीशन पे फ्लोरीन है. डेट वाई इज आल्सो नोन एज 5FC. ठीक है. फ्लूसाइटोसिन जब भी जो है वो फंगल सेल में जाएगा, यहाँ फ्लूसाइटोसिन और ड्रग जो है वो किसी भी पर्सन जो इन्फेक्शियस हो चुका है किसी फंगल डिजीज से, जब आप फ्लूसाइटोसिन देंगे तो फ्लूसाइटोसिन अलॉन्ग विद एम्फोटेरिसिन जो है वो एक फंगल सेल है बाय द हेल्प ऑफ परमीस, उसके परमीस में जो है वो एंटर करेगा किसी भी फंगल सेल के. ठीक है. जैसे फंगल सेल के अंदर जो एंटर करेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोसिन डीअमाइनेज, ये जो ये फ्लूसाइटोसिन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा 5-फ्लोरोयूरासिल में. अगर साइटोसिन डीअमाइनेज ह्यूमन एंजाइम है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है ये टॉक्सिसिटी जो है ये और जो डीएनए की इम्यूनेशन आगे जाके प्रोसेस में होने वाली है वो सिर्फ फंगल सेल की जो फंगस जो होगा उसकी डीएनए इनहिबिट होगा, ह्यूमन बॉडी का नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ये एंजाइम ही नहीं पाया जाता, तो ह्यूमन बॉडी में जो है कन्वर्जन जो है वो उसकी होगी नहीं. ठीक है. 5-फ्लोरोयूरासिल जो है वो कन्वर्ट होगा 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरासिल मोनोफॉस्फेट में. उसके बाद जो है 5 ये जो होगा 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरासिल मोनोफॉस्फेट, बेसिकली ये क्या करेगा, ये थायमिडाइलेट सिंथेसिस को जो इनहिबिट करेगा. क्यों इनहिबिट करेगा? क्योंकि थायमिडाइलेट सिंथेसिस का काम क्या होता है कि वो डीऑक्सीयूरासिल मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है डीऑक्सीथायमीन मोनोफॉस्फेट में. यूरासिल इज कन्वर्ट इनटू थायमीन. एज यू ऑल नो डीएनए आरएनए जब डीएनए में कन्वर्ट होता है तो ओनली डिफरेंस जो में नाइट्रोजन बेस का है वो यूरासिल और थायमीन का है, और जो तो ये कन्वर्ट जो है वो बाय द हेल्प ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस के जरिए होता है. ठीक है. अगर जो है वो 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरासिल मोनोफॉस्फेट जो है वो बेसिकली जब इसे इनहिबिट कर देगा तो DUMP जो है वो DTMP में कन्वर्ट ही नहीं होगा. जब DTMP में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो डीएनए नहीं बनाएगा और डीएनए की जो सिंथेसिस होगी वो इनहिबिट हो जाएगी और सेल डिवीजन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फंगल सेल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है. जो हमें करना है. ओके, ये एक अनदर डायग्राम है. इसमें और भी ड्रग्स के बारे में दिखाया गया. फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिसिन जो हमने डाला था. इसके अलावा क्या करेगा एम्फोटेरिसिन जो है वो फ्लूसाइटोसिन का बेसिकली काम का है, उसका काम तो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस हो रही है वहां पे इनहिबिशन करना है, उसको अपनी पूरी साइकिल वहां चलानी है.
लेकिन डीएनए आरएनए तक पहुंचने के लिए जो है वो प्रॉपरली लिपिड बाइलेयर्स होंगी, प्रोटीन्स होंगे, काइटिन्स होंगे, उन सबको पास करने के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो ड्रग्स की जरूरत होगी, जो है वो इन सब लेयर्स को जो है वो इनहिबिट करेगी, इन्हें डिस्ट्रॉय करेगी, ताकि फ्लू साइटोसिन जो है वो अंदर जाके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा सके। ठीक है, तो एम्फोटेरेसिन बी जो है वो क्या करेगी, वो डिस्ट्रॉय करेगी ये सेल मेम्ब्रेन की बाइलेयर को। इसके अलावा सिकुलिन जो है बाय द हेल्प ऑफ सिकुलिन एपॉक्साइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा लेनेस्ट्रॉल में, कन्वर्ट एर्गोस्ट्रॉल, और ये एर्गोस्ट्रॉल ये जो होगा ये भी जो है वो इसके अंदर के लेयर्स को इस जगह पे जो है ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। उसके बाद जो है फ्लूसाइटोसिन जो है वो अपना मैकेनिज्म एक्शन परफॉर्म करेगा। ये पूरा जो हमने जो है पहले आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अच्छा रैशनल यूज की अगर हम बात करें तो ये जो है वो ट्रीटमेंट में यूज होता है कैंडिडा एंड क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन। ये देखें, दिस इज अ कैंडिडा इन्फेक्शन एंड दिस इज अ क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन। इसके अलावा जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस एंड मैन में भी यूज किया जाता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव चॉइस ऑफ ड्रग होती है। बेसिकली यूज नहीं होता, लेकिन ऑल्टरनेटिव चॉइस ऑफ ड्रग के तौर पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यूजली जो जिनके अगेंस्ट यूज किया जाता है वो कैंडिडा क्रिप्टोकोकस स्पीशीज होते हैं, के जरिए इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो कि इस तरह के होते हैं फंगस बॉडी में जो है वो स्पोर्स आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से जो है वो पैचेस और इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है ये एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इरेशनल यूज इसका क्या है, अगर हम जो है वो फ्लोसाइटोसिन को फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेंगे तो इसकी वजह से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल कॉज हो सकता है, इसके यूज से बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब इसका प्रोलॉन्ग यूज फ्लोसाइटोसिन का हो जाता है तो लिवर डिस्फंक्शन हो सकता है, क्रोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, और डिफरेंट किस्म की लिवर की बीमारियां हो सकती हैं, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, बॉडी में बोन मैरो रिडक्शन हो सकती है, बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, और एलोपीसिया हो सकता है। एलोपीसिया बेसिकली क्या होता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, लेकिन हेयर फॉल इज नॉट इस तरह से होता है कि ब्रेन में जो है वो इस सिस्टमेटिक वे में हेयर फॉल नहीं होता है, बल्कि अनसिस्टमेटिक हेयर फॉल हो रहा होता है, और कहीं से भी जो है वो ब्रेन में पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए हेयर फॉल की वजह से जिस तरह से में पैचेस बन रहे हैं और हेयर फॉल हो रहा है, तो एलोपेसिया जो है वो इसकी वजह से जो है वो कॉज होना शुरू होता है। तो ये जो है वो इसका इरेशनल यूज है। अच्छा, अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट जो है वो इसकी वजह से जो है वो न्यूट्रोपीनिया होता है, या न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी जो होती है वो अफेक्ट हो रही होती है, कम हो रही होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी अफेक्ट होती है, दो स्टेटेड बोन मैरो डिप्रेशन, हमने पहली बात कर ली थी, बोन मैरो की सप्रेशन हो रही होती है। उसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। नोजिया वॉमिटिंग तो मेनली साइड इफेक्ट हर ड्रग का ही होता है, लेकिन जो है इसमें जो है नोजिया वॉमिटिंग जो है वो अब काफी एक्सीड कर भी सकता है, और उसके अलावा जो है डायरिया भी कॉज कर सकता है, और जो कि इंटरकोलाइटिस हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर वो कंट्रोल ना किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फ्लूसाइटोसिन जो होता है वो इसमें जो है वो हेपेटिक डिस्फंक्शन कर सकता है। इसके अलावा जो ये क्या करता है, ये सीरम ट्रांसअमाइनेज और अल्कलाइन फॉस्फेट की जो एलिवेशन होती है उसको ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो हेपेटिक डिस्फंक्शन भी हो सकता है, और लिवर भी जो है वो बहुत बैडली अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन बेसिकली ये जो है वो जिनके साथ करता है, फॉर एग्जांपल साइटोटैराबाइन के साथ करता है, एनसेड के साथ करता है। एनसेड जो होता है वो किडनी को, अगर जो फ्लूसाइटोसिन एनसेड टाइम पे दी जा रही हो तो ये किडनी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एनसेड ड्रग में जैसे हम आइबुप्रोफेन या फिर नेफ्रोक्सिन दे रहे हैं, और कैंसर कीमोथेरेपी के साथ अगर फ्लूसाइटोसिन दिया जाए तो ये इम्यून सिस्टम को वीक करता है। ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथाक्सोल के साथ अगर दिया जाए तो ये बोन मैरो सप्रेशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो है ये डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट में जो है वो इंक्लूडिंग सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट जो है ये फॉल्स रिजल्ट दे सकता है फ्लूसाइटोसिन। तो इन सब ड्रग के साथ जो इसकी इंटरेक्शन होती है और जो है वो रिजल्ट जो है वो खराब हो सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। नेक्स्ट है डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ एंड रूट। यहाँ पे प्रॉपर चार्ट है जिसमें एक डोज बताई गई है, सिंगल डोज कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी किस रूट से देनी चाहिए, उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी बताई गई हैं। अडल्ट डोजेज फॉर्म बेसिकली 200 mg पर केजी होता है, या फिर 50 mg पर केजी होता है। ये वेरी कर सकता है, डोज डेफिनेटली वेरी करती है। तो सिंगल डोज अगर 200 mg पर केजी है तो 200 होगा। फ्रिक्वेंसी 6 आवर्स है, रूट हमें आईवी देते हैं, और इंस्ट्रक्शन में 20-40 तकरीबन। अगर फ्रिक्वेंसी देखी जाए तो वो अडल्ट में हो या पेडियाट्रिक में हो या न्यूनेट में हो, फ्रीक्वेंसी तकरीबन सबकी 6 आवर ही है। और अगर रूट देखा जाए तो ही रूट ज्यादा फेवरेबल है, या फिर ओरल या फिर आईवी। और यहाँ पे जो है ज्यादा जब डोज हाई है तो हम आईवी यूज कर रहे हैं, वेरा जब डोज लो हो रही है, चाहे वो अडल्ट में देखें 200 में था तो हमने आईवी यूज किया, जब 50 to 150 mg है तो हमने रूट जो अपना ओरल कर दिया। उसके बाद पेडियाट्रिक में भी 0.8 to 1.66 था तो हमने आईवी दिया, लेकिन जब 25 to 50 mg पर केजी हो गया तो हमने जो अपना रूट ओरल कर दिया। ठीक है, तो हम जो है वो अपना रूट जो है वो अपनी ड्रग के डोज के हिसाब से डेफिनेटली चेंज होगा, और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से भी रूट चेंज हो जाता है।
और इंस्ट्रक्शन जो है वो 30 मिनट्स का डिफरेंस है, और इंस्ट्रक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑन द स्टेप जो पेशेंट की कंडीशन है उसके हिसाब से भी आपको इंस्ट्रक्शंस वेरी कर सकती हैं, आपका रूट वेरी कर सकता है, आपकी जो है डोज भी वेरी कर सकती है, बट इट्स स्पेसिफिक डोज जिस पे बेसिकली वर्क होता है, जिस पे बेसिकली काम किया जाता है, जिस डोज को बेसिकली पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन ये वेरी कर सकता है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के ये डोज वेरी नहीं कर सकती, पेशेंट के साथ डोज डेफिनेटली वेरी कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की बात की है। जब हम इसकी जगह से जो है वो फ्लोसाइटोसिन का यूज होता है डिफरेंट फंगस डिजीज में, लेकिन ये जो है वो यहाँ पे इनकी प्रॉपर डोज भी है, लेकिन डेफिनेटली मैं अगेन बोलूँगी डोज वेरी कर सकती है पेशेंट के वेट पे, पेशेंट की कंडीशन पे, ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। लेकिन एक ऑफिशियल एक जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है, जो प्रॉपर डोज डिसाइड होती हैं, ये वो डोजेस हैं, जैसे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पायलोनेफ्राइटिस कॉज्ड बाय कैंडिडा स्पीशीज, ये जो है नॉर्मल किडनी है, और यहाँ जो दिख रही है ये जो है पॉलीनेफ्राइटिस की वजह से किडनी जो है वो अफेक्ट हो गई है, कॉर्निक हो गई है, और जो है ये डेफिनेटली नॉर्मल किडनी से डिफर कर रही है। तो इसमें अगर ओरल डोज अगर अडल्ट को, एडोलेसेंट, चिल्ड्रन या इन्फेंट्स को दी जाए तो 25 mg पर kg पर डोज होती है, ओरली 4 टाइम्स डेली फॉर 2 वीक विद और विदाउट एम्फोटेरेसिन। कन्वेंशनल है, जरूरत है एम्फोटेरेसिन देंगे, नहीं जरूरत है तो हम नहीं देंगे। न्यूनेट्स में 20 to 150 mg पर kg पर डे है, orally divided every 6 hours in combination with amphotericin B convention or lipid formulation is most commonly reported dosage range। डेफिनेटली न्यूनेट्स में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर हमने इनमें डोज का ख्याल नहीं रखा, या फिर इनमें हमने जो है वो अब कम्बिनेशन नहीं समझी या नहीं देखी, तो टॉक्सिक क्रिएट हो जाएगा। तो इन्हें बचाना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि अडल्ट के इम्यून सिस्टम एज कम्पेयर टू न्यूनेट्स बेटर होता है, हम फिर भी उन पे वर्क कर सकते हैं, उन्हें वापस बैक टू लाइफ ला सकते हैं। पर न्यूनेट्स में अगर टॉक्सिक क्रिएट हो जाए तो उन्हें बैक टू लाइफ लाना एक डिफिकल्ट काम है। तो उनके हिसाब से उनकी कन्वेंशनल और लिपिड फॉर्मुलेशन देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़रूरत है मेडिसिन की, नहीं है, या फिर हमें करनी है नहीं करनी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से डोज भी जो है वो डिफर कर जाएगी। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमोमाइकोसिस इन द कॉम्बिनेशन विद एम्फोटेरिसिन बी, ओरल डोजेज फॉर्म में इसमें हम अडल्ट को जो है वो 150 mg पर kg पर डे orally divided in doses every 6 hours। फ्लोसाइटोसिन यूजुअली एडमिनिस्टर कोकरेंटली विद पेरेंटल एम्फोटेरिसिन बी, इसमें फ्लोसाइटोसिन जो है वो पेरेंटल एम्फोटेरिसिन बी के साथ दिया जाएगा। एम्फोटेरिसिन बी जो है हम वो पेरेंटली दे रहे हैं पेशेंट को, और फॉर फंगल डिजीज को डेफिनेटली खत्म करने के लिए, और जो है अगर जो है वो हम काफी टाइम तक जो है वो फ्लोसाइटोसिन देते रहेंगे तो उसका जो है वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। ये है डिजीज क्रोमैकोसिस जो हो जाती है अडल्ट में, तो उसके लिए हम जैसे ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ये डोज फॉर्म और ये जो है तरीका जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैनिडा मेनिंजाइटिस, ये है कैनिडा मेनिंजाइटिस जो डिजीज कॉज हो जाता है अडल्ट और इन्फेंट्स और न्यूनेट्स में डेफिनेटली डिफरेंट वैल्यू कर रहा है। ये जो डोजेज फॉर्म है ये बाय द हेल्प ऑफ IDS से, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उन्होंने जो है ये अपनी डोज फॉर्म ऑल्टरनेटिव बताई थी, जैसे 25 mg पर kg ओरली कॉम्बिनेशन में लिपोसोल एम्फोटेरिसिन बी, बेसिकली पहले 50 to 150 mg देते थे, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेटिव की डोज बताई। ठीक है, इनफैक्ट चिल्ड्रन और उसमें भी इस तरह का ये 25 mg पर डोज orally 4 times daily in combination with liposol amphotericin B in recommended by the IDSA. However, 37.5 mg per kg per dose orally every 6 hours has been sent in children with Candida meningitis. ठीक है, न्यूनेट्स में 50 to 150 mg per kg per day PO divided every 6 hours in combination with amphotericin B conventional or lipid formulation is the most commonly reported dosage range. Adjust dosage based on the serum flocytosine concentration, rarely up to 200 mg per kg per day per orally has been used. ठीक है, एडजस्ट डोज डेफिनेटली करेंगे, सीरम कंसंट्रेशन के हिसाब से भी डोज वेरी कर जाएगी, हर चीज हिसाब से डोज वेरी कर सकते हैं। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें यही डोज रखनी है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज रूट और तरीका चीजें बदलती हैं, और पेशेंट के हिसाब से जो है वो चीजें जो है वो भी मैनेज करनी होती है, बेसिकली डन बाय फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट का काम होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव चॉइस की बात करें तो हम यूजुअली पेज़ोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल लेते हैं। सबसे बेहतर जो ऑल्टरनेटिव चॉइस होती है फ्लूकोनाजोल होती है। इट्राकोनाजोल और पेज़ोकोनाजोल भी हम ऑल्टरनेटिव चॉइस के तौर पे यूज करते हैं। बेसिकली ये ड्रग जो होती है बॉडी में जल्दी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती है, इतनी जल्दी जो है बोन मैरो डिप्रेशन और टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करती है, इसलिए हम ज्यादातर जो है वो इन ड्रग्स को ऑल्टरनेटिव चॉइस पे लेते हैं। जब फ्लूसाइटोसिन जो अपना काम करना बंद कर देता है, या पे जो है वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, या फिर उसका काम जो है बॉडी में वो प्रॉपर नहीं कर रहा होता, वो साइड इफेक्ट ज्यादा देना शुरू कर देता है।
फ्लूसाइटोसिन की ब्रांड जो है वो फ्लूफाइन है, फ्लोरिक्स है, फ्लूजैट है, मैन्युफैक्चर कंपनीज के नाम है जहाँ से बनता है। फ्लूफाइन जो है पॉलीफाइन कैम फार्मा पीवीटी एलटीडी से बनता है। फ्लोरॉक्स जो है वो जेएसके से, फ्लूजैट जो है वो जेड जेंस फार्मास्यूटिकल पीवीटी लिमिटेड से अंदर। ड्रग फॉर्म भी दी गई है, फ्लूफाइन सिरप फॉर्म में पाया जाता है, फ्लोरिक्स जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में पाया जाता है, और फ्लूजैट जो है वो कैप्सूल फॉर्म में जाए। पैकिंग के बारे में बताया गया, सिरप जो 60 ml होती है, इंजेक्शन 1S, और कैप्सूल जो है वो भी 1S पैकिंग होती है। ठीक है, कहेंगे ट्रेड प्राइस और डिटेल प्राइस की बात करें, फ्लूफाइन 50 और 20 है, फ्लोरिक्स जो है 547.90, 644.64 है, फ्लूजैट जो है 1110.50 और 230.00 है। तो इसमें अगर आप देखें तो लो प्राइस की बात है, फ्लूफाइन लो प्राइस है, 50 to 20 से लो प्राइस। और अगर आप हाई प्राइस की बात की जाए तो फिर फ्लोरिक्स है जो 547 है, और 544 उसकी रिटेल प्राइस है। ठीक है, मॉडरेट प्राइस है उसकी फ्लूजैट की। Okay, now we discuss the case study of flucytosine. Here we go. A 15-year-old male resident of suburban area in Punjab, India, was admitted to internal medicine department with the chief complaint of high-grade fever, moderately severe headache associated with multiple episodes of vomiting from the past 25 days. He had altered sensorium for last 2 days. On the examination, the patient having a blood pressure of 134/74 with a regular pulse of 78 beats per minute. Laboratory investigation revealed ESR 45 mm at the end of 1 hour. Serum electrolyte, liver function test, renal function test were within a normal limit. A CSF examination revealed 30 cells, mainly lymphocyte, with a protein of 28 gram per dl and glucose 29 mg per dl. Corresponding blood glucose was 136 mg per dl. The patient was tested for HIV-1 and 2 antibodies and found to be non-reactive. Most cases of the cryptococcal meningitis occur in the patient with the condition that weaken their immune system, such as acquired immune deficiency syndrome. Cryptococcal meningitis has also been reported in HIV negative. Immunocompetent hosts are reported to be infected with the Kenyan neoforms, accounting for 70 to 80% of the cryptococcal infection in such hosts. The patient in this case will also be immunocompetent and develop meningitis due to cryptococcus. हाउ वी ट्रीट आवर पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं हमारा सब्जेक्टिव क्या है। हमारा पेशेंट जो 50 ईयर है, उसकी जेंडर मेल है, कंपनी ने बताई है, उससे हाई ग्रेड फीवर है, उसे सीवियर हेडेक है, उसके अलावा 25 डेज से जो है कंटिन्यूअसली इसको वॉमिटिंग भी हो रही है। ओके, हमने जो लेबोरेटरी से जो रिजल्ट एग्जामिन किया है वो ये है कि हमारा पेशेंट का ब्लड प्रेशर 134/7 है, रेगुलर पल्स उसकी 78 बीट पर मिनट है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ESR 45 mm है आफ्टर 1 आवर। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट सब नॉर्मल आए हैं उसके। CSF लेवल जो है उसको 30 सेल्स है, मिनी लिपोसाइट विद अ प्रोटीन ऑफ 28 ग्राम पर डीएल एंड ग्लूकोज 10 mg पर डीएल। कॉरस्पॉन्डिंग ब्लड ग्लूकोज जो है 136 mg पर डीएल है। HIV-1 and 2 के एंटीबॉडी जो है वो नॉन रिएक्टिव पाए गए हैं, सो उसकी HIV नहीं है। ठीक है, असेसमेंट हम जो करेंगे उसमें हम बेसिकली अपनी डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट केसेस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस अकर इन द पेशेंट विद द कंडीशन दैट वीकन द इम्यून सिस्टम सच एज एड्स। ये बेसिकली जो डिजीज है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ये सबसे ज्यादा पेशेंट को जो है इम्यून सिस्टम को वीक करता है। उसके अलावा जो इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट होते हैं उनमें जो है ये डिजीज जो है पाई जाती है। 70 to 80% जो है क्रिप्टोकोकल की वजह से हो सकता है, जो कि होस्ट के तौर पर होते हैं। ये जो पेशेंट है इस केस में वो जो है मेनिंजाइटिस को डेवलप कर सकते हैं क्रिप्टोकोकस की वजह से, जैसे कि हमारे पेशेंट ने भी क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस डिजीज को जो है वो डेवलप हो गई है उसके अंदर। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारा प्लान क्या होगा। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एम्फोटेरेसिन बी की कम्पी 1 mg पर kg के हिसाब से हम IV देंगे। लेकिन बेसिकली होगा क्या जब हम ये देना शुरू करेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं एम्फोटेरेसिन। हमने बेसिकली हमने चार्ट देखा, हमने उसका एम्फोटेरेसिन देखा, हमें डायरेक्टली स्टार्ट में जो है वो नहीं पता चला कि पेशेंट जो है वो क्रिप्टोकोकल जो है वो मेनिंजाइटिस से इतनी बुरा से सफर कर चुका है। तो हमने एम्फोटेरेसिन से 20 यूज किया, जिसके साथ रिजल्ट क्या निकला, हमारा पेशेंट जो था वो 3 डेज की ट्रीटमेंट हमने देखी। हमने बेसिकली उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट और रीनल फंक्शन प्रॉपर्ली मॉनिटर हो रहा डेली बेसिस पे, लेकिन जो है पेशेंट में जो है निमोनिया कॉज हो गया, पेशेंट जो है वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ेगा। अब जब ये हो जाएगा पेशेंट का, तो हमें जब इसका क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है वो पेशेंट में, जो पेशेंट अब ठीक हालत में नहीं है, उसको इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट बन चुका है हमारा, तो उसमें हम पेशेंट को जो है वो ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, हमने पेशेंट को जो है वो ड्रग देना शुरू कर देंगे। और हमने अपने पेशेंट को क्या किया, हमने अपने पेशेंट को जो है एम्फोटेरेसिन जो है अलॉन्ग विद जो है वो फ्लूसाइटोसिन देंगे, जिसमें एम्फोटेरेसिन की जो होगी वो 0.3 mg पर kg पर डे होगा। अलॉन्ग विद 6 to 10 days इन अ कॉम्बिनेशन में फ्लूसाइटोसिन 150 mg पर kg देंगे 2 वीक्स के लिए, फॉलोड बाय फ्लूकोनाजोल
फॉर मिनिमम 10 डे, ताकि बॉडी में किसी किस्म की रेजिस्टेंट क्रिएट ना हो। ठीक है, हम वैसे हमने अपने पेशेंट को स्टार्ट किया था, तो पेशेंट में जो है वो नमूनिया कॉज हो चुका है, इसलिए अब हम हमें रेजिमे के तौर पे ड्रग्स देनी होंगी, तो इसलिए हम एम्फोटेरिन, फ्लोसाइटोसिन और फ्लुकोनाजोल तीनों दे रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी एक ट्राई करेंगे कि हम अपने पेशेंट को जो 78-75% पेशेंट को वापस रिकवर कर सकें, लेकिन इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि जो है पेशेंट में जो है वो अर्ली डायग्नोस नहीं हुई है और पेशेंट जो है इम्यूनोसप्रेशन हो चुका है पेशेंट में, तो जो है इट्स डिफिकल्ट टू रीबैक द पेशेंट, बट वी ट्रैवल लेवल बेस्ट, हम जो है पेशेंट को जो है वो हेल्प करेंगे और वापस 70-75% तक जो है वो अपनी ड्रग के जरिए जो है वो पेशेंट को जो है बेटर लाइफ करने की कोशिश करेंगे एंड करेंगे। ठीक है, दिस अ डिफिकल्ट केस टू ट्रीट। Okay, this is a reference, and thank you very, very much.